गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल साइकिल। आप सभी को पता होगा सेल साइकिल एक सेल बायो का मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं एक टॉपिक है। देखो, जिस बच्चे को सेल साइकिल आती है उस बच्चे को मियोसिस माइटोसिस वगैरह समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आप एमएससी का स्टूडेंट हो या आप सीएसआई या नेट की तैयारी करो तो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक रहता है वो रहता है सेल साइकिल। और सेल साइकिल में बहुत सारे अपने प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे आपके साइक्लिन्स हैं, बहुत सारे आपके सीडीके हैं, वो और आपकी रेगुलेशन है। ठीक है, तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और 100% तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल साइकिल में आपका जो पहला स्टेप आता है कि व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल होती क्या है। तो यदि आपको सेल साइकिल को समझना है तो आपको एक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर लिख पाता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको नोट्स तो भेज दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो सेल साइकिल क्या होती है, एन ऑर्डर सीरीज है, एक ऐसी एक ऑर्डर्ड सीरीज है। ठीक है, जिसमें हो क्या रहा है, एक ऑर्डर सीरीज है जिसमें आपका इवेंट हो रहे हैं बाय विच द सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम एंड एवेंचुअली डिवाइड इट्स टू डॉटर सेल इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। ओके, और सेल साइकिल का डेफिनेशन वगैरह मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको वहां से देख लेना है। और सेल साइकिल के कितने फेज होते हैं, तो सेल साइकिल का आप सभी को पता होगा दो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। एक होता है आपका इंटरफेज, क्या होता है आपका इंटरफेज, इंटरफेज। और जो दूसरा होता है आपका वो होता है आपका एम फेज, यानी माइटोसिस फेज। ओके, तो ये दो फेज हैं, एक है इंटरफेज, एक है एम फेज। अगर मैं इंटरफेज की बात करूं तो इंटरफेज आपका फर्दर डिवाइड किया गया है तीन फेजेस में, तीन स्टेप्स में। पहला जो आता है आपका वो है G1, G1, उसके बाद आता है आपका एस, उसके बाद आता है आपका G2। ओके, और ये तीनों आप सभी को पता, आई थिंक पता ही होगा। मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में आपको बताऊंगा, बाकी डिटेल में आपको नहीं जाएंगे क्योंकि ये मियोसिस और माइटोसिस का टॉपिक है। मैं बात करूंगा सेल साइकिल की। सेल साइकिल कैसे होती है, कौन सी रेगुलेशन है, साइक्लिन और सीडीके के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, बट आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि होता क्या है। जीवन में क्या होता है आपका, तो जीवन आप सभी को पता होगा अभी तक हमारा जो डीएनए है वो डिवाइड नहीं होता है। जीवन में ओनली जो अमाइनो एसिड है, या हम बोल सकते हैं एक जो भी हम सेल डिवीजन के लिए हमको चाहिए होता है वो चीज़ें इकट्ठा करता है सेल, यानी अमाइनो एसिड को इकट्ठा करेगा। ठीक है, जो भी इनको माइक्रोट्यूब्यूल चाहिए होते हैं वो सब कुछ ये आपका जीवन फेज में मिलेगा। अगर मैं बात करूँ G2 फेज की, तो सॉरी एस फेज की, तो एस फेज में आपका रियल में यहाँ पर जो आपका डीएनए है उसका डुप्लीकेशन होती है, यानी आपका डीएनए की सिंथेसिस होगी, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, कहाँ पर होगी, एस फेज में होगी। उसके बाद मैं बात करूँ G2 में, तो G2 आपका लास्ट फेज होता है और ये आपका लगभग 4 घंटे का होता है, जिसमें जिसमें आपका जो भी आपका डीएनए डिवाइड किया होता है वो नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर होता है, यानी माइटोसिस में जाने के लिए सेल खुद को प्रिपेयर करता है। ठीक है, इस फेज में, G2 फेज में। बाकी डिटेल में आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा जब आपको माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं टाइम कितना लेता है, तो 95% ऑफ साइकिल आपकी इंटरफेज में चलती है। कितने परसेंट आपकी, 95%। देख लो आप इधर से आप समझ सकते हो कि 95% आपकी सेल साइकिल है वो इंटरफेज में चली हुई है, ओनली 5% जो टाइम है वो एम फेज में लग रहा है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो एक ह्यूमन सेल में, एक मैमेलियन सेल में 24 आवर्स में आपकी जो सेल साइकिल वो कंप्लीट हो जाती है। कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आएंगे हर जगह ये। अगर मैं यहाँ पर टाइम लिखूं तो G1 फेज में आपका जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है 11 आवर्स, 11 आवर्स। अगर मैं बात करूं एस फेज में, तो एस फेज में आपके 8 आवर्स लगते हैं। और अगर मैं बात करूं G2 में, तो G2 में आपके 4 आवर्स लगते हैं। और अब मैं अगर मैं एम फेज की बात करूं तो एम फेज आपको मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा एम फेज होती क्या है, बट एम फेज में अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एम फेज में आपका जो समय लगता है वो 1 घंटा लगता है, वो यानी 1 आवर। तो यहाँ पर टाइम आप काउंट कर सकते हो, 11 8 19, 19 तो 4 आपके हो गए 20 4 23, और 23 1 24। ये स्मेल होता है आपका एक सेल साइकिल को। देख लो आप, ये ह्यूमन की बात की जा रही है। ये डिपेंड करता है सेल टू सेल, सेल टू सेल और स्पीसीज टू स्पीसीज। बट मैं मैमेलियन स्पेशली हमारी बात की है तो यहाँ पर इतना स्मेल लगता है हर एक सेल्स के स्टेप्स के लिए। अगर मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बताऊँ जो आपके लिए नेसेसरी होगा और मैं बोल सकता हूँ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वैसे आपको पता है जो G1 फेज है आपका, ये आपका एस फेज है,
और ये आपका G2 फेज है। आपके G1 फेज में यहाँ मैं सपोज कर रहा हूँ आपका डीएनए नंबर, तो डीएनए नंबर को मैं डिनोट कर रहा हूँ 2C क्योंकि डिप्लॉयड है। और मैं बात करूँ आपका क्रोमोसोम नंबर, तो वो होगा आपका 2N। ये आपको ध्यान से सुनना है। क्रोमोसोम नंबर को मैं डोनेट कर रहा हूँ 2N से, ठीक है। और जो आपका डीएनए है उसको मैं 2C से डोनेट कर रहा हूँ। जो आपका जीवन फेज है उसमें ऐसी कंडीशन होगी, बट जो एस फेज है वहाँ पर आपकी जो 2C है वो कन्वर्ट हो जाएगा 4C में। एक सेकंड, 2C आपका कन्वर्ट हो जाएगा 4C में, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ आपको। 4C में तो ये हुआ आपका डीएनए की रेप्लिकेशन, यानी डीएनए कंटेंट आपका डबल हो गया। पहले डिप्लॉयड था वो टेट्राप्लॉयड हो गया, यानी सेम टेट्राप्लॉयड, सॉरी ये क्रोमोसोम की टर्म है, बट एक समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दो आपके मान लीजिए 2C एक मैं डोनेट कर रहा हूँ कि एक सिंगल यूनिटेड थी आपके डीएनए की, वो डबल हो गई, तो मैंने उसको डोनेट कर दिया 4C से। ये नहीं एक एब्रिविएशन की तरफ से है 2C 4C, या आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 2C था तो वो 4C में आपका कन्वर्ट हो गया इन एस पेज। बट क्या आपका 2N चेंज होगा, बता सकते हो आप? आपका 2N चेंज होगा या नहीं होगा? आपका 2N चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपका 2N ही रहेगा। 2N मैं किसको लिए डोनेट किया था? ये मैंने डोनेट किया था आपका क्रोमोसोम के लिए, और ये मैंने डीएनए के लिए डोनेट किया था, ठीक है। तो आपका जो क्रोमोसोम है वो किसी भी इंटरफेज में डबल नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। ये 2N ही रहेगा। आगे G2 फेज में ये भी दोबारा 2N ही रहेगा, और ऊपर वाला क्या रहेगा? 4C रहेगा, ठीक है। 4C यानी डीएनए डबल हो चुका है, बट 2N यानी आपका क्रोमोसोम डबल नहीं होगा। ये बात याद रखना, क्रोमोसोम का डबलिंग नहीं होती है, आपकी ओनली डीएनए की डबलिंग होती है। अगर मैं बात करूं G2 फेज की, तो G2 फेज के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं क्वाइंसेंट फेज, ठीक है। यहाँ पर सेल क्या होता है, देखो जो आपका G1 फेज था वो तो आपका कौन सा फेज था? रेस्टिंग फेज था, ठीक है। इंटरफेज आपका रेस्टिंग फेज होता है। बट आप बोलोगे कि G नोट तो आपको ने बताया नहीं या हमने पढ़ा नहीं है G नोट क्या होता है। हमने तो G1 ही पढ़ा था, या हमने ऐसे पढ़ा था, G2 पढ़ा था। G नोट क्या होता है? तो G नोट आपका एक होता है क्वाइंसेंट स्टेट, यानी QUI ESCENT, क्वाइंसेंट स्टेट। इसमें क्या होगा? इसमें आपका जो सेल है वो किस फेज में रहेगा? नॉन डिवाइडिंग, यानी कुछ ऐसे सेल होते हैं हमारे बॉडी में वो परमानेंटली डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं सेल साइकिल से, यानी वो अब आगे जाके सेल साइकिल परफॉर्म नहीं करेंगे। बट इसमें भी आगे जाके 3 टाइप किए गए हैं। एक आपका क्वाइंसेंट स्टेज, ठीक है। एक होती है आपकी सेंसिनेंस, और एक होती है आपकी टर्मिनल डिफरेंशिएशन स्टेट। मैं यहाँ पर आप लिख देता हूँ एक बार, आपके लिए आसानी रहेगा। G नोट मैंने आपको बताया G नोट, ये G नोट फर्दर 3 स्टेट में हमारे बॉडी में पाया जाता है, यानी 3 इसके टाइप्स होते हैं। इसका मैं पहले लिखूँ तो उसको बोलते हैं क्वाइंसेंट, QUI, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, ESCENT, क्वाइंसेंट, ओके। दूसरी जो स्टेट होती है वो होती है सेंसिनेंस, SENESCENCE, सेंसिनेंस। और थर्ड वन होती है टर्मिनल डिफरेंशिएशन, मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, टर्मिनल डिफरेंशिएशन, ओके। स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना डिफरेंशिएशन की, ठीक है। मैं हाफ ही लिख रहा हूँ, वो स्पेस नहीं है। तो टर्मिनल डिफरेंशिएशन। अब क्वाइंसेंट स्टेज में क्या होगा? क्वाइंसेंट में आपका जो सेल है वो रिवर्सिबल होता है, यानी वो डिवाइड कर भी सकता है, डिवाइड नहीं भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है सेल टाइप पर। यानी कोई सेल था उसने डिवीजन की, वो चला गया आपका एम फेज में। एम फेज के बाद वो जाना था उसने, कहाँ जाना था उसने? उसने जाना था भाई जी फेज में, यानी G1 में। बट वह G1 में नहीं गया, उसने बोला कि मैं अब नहीं करूँगा, ठीक है, अब मैं सेल डिवीजन ही नहीं करूँगा। बट टेम्परेरी रिवर्सिबल है, वो चेंज भी हो सकता है, इसको बोलते हैं क्वाइंसेंट G नोट। अगर मैं बात करूँ सेंसिनेंस की, तो इसमें जो सेल है वो परमानेंटली डिस्कार्ड कर दी जाता है, यानी अब वो जो सेल है वो दोबारा सेल साइकिल में कभी नहीं जाएगा, वो चाहता है तब भी नहीं जाएगा, ओके। इसको बोलते हैं सेंसिनेंस। थर्ड वर्ड इज नोन एज टर्मिनल डिफरेंशिएशन।
इसमें सेल है वो परमानेंटली डिस्कार्ड कर दिया जाता है। पर डिफरेंस क्या है सेंसिनेंस और टर्मिनल डिफरेंशिएशन में? टर्मिनल डिफरेंशिएशन में जो सेल है वो अपना कुछ फंक्शन परफॉर्म करने लग पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या मिलूँ, नर्व सेल। नर्व सेल आप सभी को पता है डिवाइड नहीं करता है। तो नर्व सेल आपका क्या करता है, टर्मिनल डिफरेंशिएशन में चला जाता है, वो कुछ अपना फंक्शन परफॉर्म करने लग पड़ता है। ठीक है, तो यही दो डिफरेंस है सेंसिनेंस और टर्मिनल डिफरेंशिएशन में, कि इसमें जो सेल है वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, वो सेल साइकिल से दूर चला जाता है। इसमें भी सेल साइकिल से दूर चला जाता है, बट ये अपना फंक्शन परफॉर्म करने लग पड़ता है। यानी ये हो सकता है नर्व सेल हो सकता है, या कोई मैमेलियन स्केलेटन मसल की प्रोटीन भी हो सकती है, वो भी टर्मिनल डिफरेंशिएशन करती है। ये आपको जानना जरूरी था। अब नेक्स्ट है एम फेज। तो एम फेज में क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एम फेज ये था आपका इंटरफेस, मैंने आपको समझा दिया इजी तरीके से। अब हम बात करेंगे एम फेज की। तो एम फेज में आप सभी को पता होगा, इसको बोलते हैं माइटोटिक फेज। और इसमें कुछ फेजेस होते हैं जो बच्चे बच्चे को पता होगा। ठीक है, उनको लगातार आप 9th से पढ़ते आ रहे हो, मैं उनके नाम लिख देता हूं। पहला आपका प्रोफेज। ठीक है, इसको मैं अभी डिटेल में नहीं करवाऊंगा, मैं इसे माड़ा माड़ा बता दूंगा आपको। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा ये हम आगे माइटोसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, इधर हमको बढ़ना है भाई सेल साइकिल, एनाफेज और टेलोफेज। अगर माइटोसिस हो रही तो ये स्टेजेस होगी, मियोसिस होगी तो दूसरी स्टेजेस होंगी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आगे बता दूंगा जब आपको जरूरत होगी आपकी, जब हम माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे। अब हमको पढ़ना है भाई सेल साइकिल की रेगुलेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको हर जगह ये मिलेगी सेल साइकिल की रेगुलेशन। तो सेल साइकिल की जो रेगुलेशन है उसको आपको परफॉर्म करने के लिए आपको पता होना चाहिए साइक्लिन और सीडीके का। साइक्लिन, सीडीके, ये तो दो चीज़ें हैं, ये आपकी मिलकर कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है सेल साइकिल को, कि सेल साइकिल होगी नहीं होगी सब इस पर निर्भर करता है, साइक्लिन और सीडीके। अब साइक्लिन क्या चीज़ है और सीडीके क्या चीज़ है? तो साइक्लिन एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। साइक्लिन क्या है? साइक्लिन आपकी एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। ये को कुछ चीज़ रेगुलेट कर रही है, रेगुलेटरी। ठीक है, रेगुलेटरी, LATORY, रेगुलेटरी प्रोटीन है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सीडीके की, सीडीके एक काइनेज है। इसकी फुल फॉर्म होती है सीडीके की साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज क्या होते हैं? तो काइनेज ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी को अपना फोस्फेट ग्रुप प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, यानी ये फोस्फेट ग्रुप देगा किसी टारगेट प्रोटीन को जिसको भी इसने एक्टिवेट करवाना है, तो इसको बोलते हैं काइनेज। तो ये साइक्लिन डिपेंडेंट है, साइक्लिन इसको चाहिए, तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इसको बोलते हैं सीडीके। अब हम बात करें तो सीडीके कितने टाइप के हैं, साइक्लिन कितने टाइप के हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। साइक्लिन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप सभी को पता होगा हर एक स्टेज में आपका जो साइक्लिन है वो टूटेगा और नया साइक्लिन बनेगा, यानी डिग्रेडेशन और बनने की प्रोसेस को बार बार रिपीटेशन में हम उसको साइक्लिन वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ सीडीके की, तो एक ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ सीडीके पाए जाते हैं। ठीक है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ? 20 different types of CDK found in the case of human beings. ओके, ह्यूमन के केस में 20 सीडीके पाए जाते हैं। उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सीडीके जो आपको पढ़ने हैं और आपके सिलेबस में भी होंगे और हर जगह आपको मिलेंगे, वो हैं आपके सीडीके, सीडीके 4, 6, ये साथ में चलते हैं दोनों, सीडीके 4 एंड सीडीके 6। एक सेकंड, सीडीके 6, उसके बाद सीडीके 4, 6 हो गया आपका, सीडीके 1, सीडीके 2, सीडीके हो गया। हाँ, तो ये काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, सीडीके 4, सीडीके 6, सीडीके 1 और सीडीके 2, ये आपको 4 सीडीके आपको याद रखने हैं। हर जगह ये सीडीके आपको याद आएंगे। ठीक है, हर जगह अभी रट लेना, सीडीके 4, सीडीके 6, सीडीके 1, सीडीके 2। इधर मैं स्लैश हटा देता हूँ, आपको यहाँ से आप कुछ और सोच लेंगे इधर, ये और है, ये और है आपका। ठीक है, सीडीके 4, सीडीके 6, सीडीके 1 और सीडीके 2। और कुछ ऐसे सीडीके होते हैं, जैसे सीडीके आपके 7 से लेकर 11 तक जो सीडीके होते हैं वो कैसे होते हैं?
ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी CDK, ठीक है, जो आपके ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में हेल्प करेंगे। बट हाँ, अभी हमको चाहिए ओनली ये वाले CDK4, CDK6, CDK1 और CDK2। अब होगा क्या, CDK करेंगे क्या और CDK के टाइप क्या हैं। देखो, अगर हमको एक, मैं आपको फोटो भेजूंगा, बहुत प्यारा फोटो है, उसमें आपको समझ आ जाएगा। जब भी आपका साइक्लिन मॉलिक्यूल आपका किसी CDK मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, किसी CDK मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, ये आपका है CDK और ये आपका साइक्लिन है, तब ये एक्टिवेट पोजीशन में आ जाएगा और ये किसी टारगेट प्रोटीन को, जिस भी प्रोटीन को हमको फोस्फोराइलेट करना है, ठीक है, उसको ये अपना फोस्फेट ग्रुप दे देगा सेराइन थ्रीयोनिन रीजन पर, सेराइन और थ्रीयोनिन, सेराइन थ्रीयोनिन रेसिड्यू पर पे ये फोस्फेट मॉलिक्यूल्स दे देगा। क्या दे देगा, फोस्फेट मॉलिक्यूल्स दे देगा, ठीक है, और फोस्फेट मॉलिक्यूल्स दे देगा तो ये किसी चीज़ को एक्टिवेट कर रहा है, फोस्फोडेज मतलब एक्टिवेशन। अगर मैं बात करूँ सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल में हर एक स्टेजेस में कौन कौन से टाइप से हमारे साइक्लिन और CDK होते हैं। तो इधर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँ सबसे पहले, तो इसमें आपको आसानी रहेगी, ठीक है, ये आपका मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें आपको कुछ चीज़ याद रखनी है। पहले मैं इधर लिख रहा हूँ, पहला मैं इधर लिख रहा हूँ G1, दूसरा मैं इधर लिख रहा हूँ आपका S, तीसरा आपका होता है G2, ठीक है, ओके। अब इससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जो साइक्लिन आपकी G फेज में प्रेजेंट होती है, ओके, कौन सी साइक्लिन होती है, वो कौन सी होती है आपको याद रखने पड़ेंगे। ये कुछ टर्में हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपको याद करना पड़ेंगे भाई, बहुत ज़्यादा, और ये आप उनको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, हाँ, जो जी है उसमें कौन सी होती है, तो जी में आपकी, मैं तो लिख रहा हूँ G1, G1 में आपको जो साइक्लिन है, मैं CY, साइक्लिन को मैं CY लिखूंगा, ओके, साइक्लिन है वो होती है साइक्लिन D, ठीक है, साइक्लिन D। बट साइक्लिन D अकेले नहीं रह सकता है, इसको चाहिए भाई कोई ना कोई CDK। तो कौन सा CDK होता है इधर, CDK4 और CDK6, रट लो भाई, रट लो इसको। जी जो आपका फेज है, G1 फेज, G1 फेज में साइक्लिन D और CDK4/6 प्रेजेंट होते हैं, साइक्लिन D और CDK4/6। अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन पर, अब आप पढ़ोगे ट्रांजिशन होती क्या है। अब देखो, G1 से S फेज में जा रहा है हमारा हमारा सेल, जब हमारा सेल G1 से S फेज में जा रहा है, तब भी तो कोई साइक्लिन प्रेजेंट होगी या कोई CDK प्रेजेंट होगा। तो जो G1 और S फेज ट्रांजिशन है, ठीक है, G और S फेज ट्रांजिशन, G1/S, क्या ट्रांजिशन, यानी S1 से सॉरी G1 से S तक जाने का जो रास्ता है, वहां पर जो साइक्लिन है वो है साइक्लिन E, कौन सी, साइक्लिन E। और CDK कौन सा है, CDK2, ठीक है, CDK2, रट लो इसको भी। G1 में हमारा साइक्लिन D और CDK4/6 है, G1 और S में साइक्लिन E और CDK2 है। उसके बाद हम बात करते हैं S फेज की, ठीक है, S फेज की। तो S फेज में आपकी कौन से साइक्लिन और कौन सा CDK प्रेजेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो S फेज में इधर लिख रहा हूँ S फेज, S फेज में आपकी जो साइक्लिन होती है वो होती है आपकी साइक्लिन A, कौन सी साइक्लिन होती है, साइक्लिन A। और CDK कौन होता है आपका, तो होता है CDK2, ठीक है, साइक्लिन A और CDK2, ठीक है। अगर मैं बात करूं तुम्हारी ट्रांजिशन की, कि S फेज से G2 तक जाने के लिए कौन सी ट्रांजिशन हमको चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन में भी कोई ना कोई तो लग रही है। तो S से G2 में जाने के लिए जो साइक्लिन लग रही है, इधर मैं लिखता हूं S/G2। तो S/G2 में जो साइक्लिन लग रही है वो हमारे पास साइक्लिन A ही है, ठीक है, बट CDK यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, साइक्लिन A और CDK 1, ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बात करेंगे कि G2 और हम बात करें, ठीक है, यहाँ तक तो हम आ गए हैं। अगर हम बात करें G2 और
एम, देखो यहाँ पर एम भी है, आप सभी को पता होगा, इधर आपका एम फेज भी आएगा, ठीक है, G1 S G2 और M। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है, एस फेज से G2 तक जाने का रास्ता, ठीक है। अब G2 से M तक भी तो जाएगा, तो G2 से M तक जाने का जो साइक्लिन है वो कौन सी है, G2 से M में जाने वाली साइक्लिन कौन सी है। तो G2 और M ट्रांजिशन पर जो साइक्लिन है वो सेम साइक्लिन होगी जो S और G2 में जा रही है, यानी ये वाली साइक्लिन A और CDK1 जो G से M तक जाएगी। अभी मैं आपको बता रहा हूं दोबारा, जो साइक्लिन S से G2 तक जाएगी वही साइक्लिन आपकी G2 से M तक जाने का रास्ता आपका करवा रही है, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारी बच की भाई, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब हमारी, सॉरी ये मिस्टेक हो रही है ना, G1 फेज हो गया ना, G1 के बाद S आया, G2 और G2 के बाद M। ओके ठीक है, हाँ ठीक है। अब हमारी जाएगी भाई G2 से M, तो वो तो मैंने बता दी भाई सेम है। अब M फेज के अंदर कौन सी है, ठीक है, M फेज के अंदर हमारी कौन सी है, ये बोला जा रहा है सिंपली। तो M फेज में हमारी जो साइक्लिन CDK होगा वो होगा साइक्लिन B और CDK1, ठीक है। अब मैं एक बार आपको दोबारा रिकॉल कर दूं, G1 में आपकी जो साइक्लिन CDK वो है साइक्लिन D CDK2, सॉरी, हाँ दोबारा बता रहा हूँ आपको, जो आपका G1 फेज है तो G1 फेज में आपकी साइक्लिन D और CDK4 6। अगर आपको जाना है G1 से S फेज में तो साइक्लिन आ जाएगा E और CDK आ जाएगा 2। यदि आपको जाना है अब S से, अब जाना क्या है, S के पास भी कोई नहीं होगा, कोई होगी, तो S फेज की जो साइक्लिन है वो साइक्लिन A और CDK2 है। अब S से G2 में जाना है तो साइक्लिन A है बट CDK1 है। अब G2 से M तक जाना है, सेम वही है साइक्लिन A और CDK1, बट आपको M फेज के अंदर रहने वाली है, जो M फेज के अंदर होगी साइक्लिन वो होगी आपकी साइक्लिन B और CDK1। ये आपको याद रखने हैं, मैंने आपको बता दिया है, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप रट लेना इसको, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं साइक्लिन और CDK को कैसे हम रेगुलेट करें, ठीक है। ये तो बता दिया मैंने कि हर एक आपकी जो ट्रांजिशन है उसको साइक्लिन और CDK कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कौन कौन से प्रेजेंट है। अब हम बात करें कि रेगुलेशन ऑफ साइक्लिन एंड CDK, इसमें क्या आएगा। तो मैं बात करूं रेगुलेशन ऑफ साइक्लिन और CDK, तो पहले मैं बात करता हूं साइक्लिन की, उसके बाद मैं CDK की बात करूंगा, ठीक है। ये एक दिन में टॉपिक कवर वाला बात नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम बस धीरे धीरे कर ही लेंगे। साइकिलिंग की मैं बात करूं तो साइकिलिंग को कैसे रेगुलेट किया जाता है, आप सभी को पता होगा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। जब हर एक बार ट्रांजिशन हो रही है, यानी S से G2 में जा रहा है, या G1 से आपका S में जा रहा है, या G2 से M में जा रहा है, तो हर एक स्टेप में साइकिलिंग चेंज हो रही है, CDK चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर साइकिलिन टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, बन रही है, इसको बोलते हैं साइकिलिन डिग्रेडेशन। अब साइकिलिन डिग्रेडेशन कैसे होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाना वाला हूँ मैं अभी, ठीक है। तो एक यूबिक्विटिन मेडिएटेड प्रोटेजोमल डिग्रेडेशन प्रोसेस होती है, जिसमें एक एंजाइम है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। जहाँ भी सेल साइकिल हो रही है वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होगा, उस एंजाइम का जो नाम है वो बहुत प्यारा नाम है, इसका नाम है E3 यूबिक्विटिन एंजाइम। E3 यूबिक्विटिन, UVI QUITIN, यूबिक्विटिन। और यूबिक्विटिन का मतलब ही होता है डिग्रेडेशन, डिग्रेड। यूबिक्विटिन का मतलब होता है डिग्रेड। तो E3 यूबिक्विटिन है वो आपका मेजर रोल कर रहा है साइक्लिन की डिग्रेडेशन में, ठीक है। अब E3 डिग्रेडेशन में कैसे हेल्प करा है तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे कि E3 यूबिक्विटिन के टाइप कौन कौन से हैं। तो E3 यूबिक्विटिन के जो ये बहुत बड़ी मेंबर की प्रोटीन है, इसके या एंजाइम है, इसके यहाँ पर दो सब यूनिट्स हैं। एक होता है स्कैफ, SCF, और एक होता है आपका APC। APC है ना, हाँ APC है, APC/C, ठीक है। ये दो आपके यहाँ पर सब यूनिट हैं E3 यूबिक्विटिन के। अब हम सिंगल बात करें, सबसे पहले SCF की बात कर लेते हैं। तो SCF क्या चीज़ है। SCF आपका एक, हम बोल सकते हैं, एक यूबिक्विटिन लाइगेज है। और सॉरी, यहाँ पर आप एक चीज़ मैं आपको रहेगी आपको बताने को, ये वाली बात। E3 यूबिक्विटिन लाइगेज,
मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर लाइगेज है ये। ओके, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। अब आ जाइए नीचे, जो SCF है इसके हमने देखने डोमेन, तो इसके 3 डोमेन होते हैं। यहाँ मैं स्ट्रक्चर बना दूँ तो इसके यहाँ पर देखो 3 डोमेन होते हैं इसके। ठीक है, पहले जो डोमेन का नाम है उसको हम बोलते हैं SKP1। ठीक है, दूसरे वाले को हम बोलते हैं क्यूलिन, CULLLIN, क्यूलिन 1। तीसरे को हम बोलते हैं एफ बॉक्स। तो 3 डोमेन का बना होता है, SKP1, क्यूलिन 1 और एफ बॉक्स 1। SKP1 क्या है, एक अडेप्टर मॉलिक्यूल्स है। कौन सा मॉलिक्यूल्स है, अडेप्टर मॉलिक्यूल्स है। क्यूलिन 1 क्या है, एक स्कैफोल्ड प्रोटीन है, स्कैफोल्ड प्रोटीन है। और एफ बॉक्स क्या है, एक रिसेप्टर प्रोटीन है जो रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करेगा। सिंपल बात आ गई। अगर हम बात करें एपीसी की, ओके ओके, एक चीज रहेगी, एक चीज रहेगी आपकी। कौन सी बात रही है, SCF प्रेजेंट कहाँ पर होता है। ठीक है, तो जो आपका SCF प्रेजेंट होगा वो होता है, सिंपली आपको याद रखना है, G1 से लेकर M फेज तक ये होगा, G1 से लेकर M फेज तक। यानी जो भी साइक्लिन बन रही है, टूट रही है, इसका मेन रोल है स्कैफा, G1 से लेकर M तक इसी का रोल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एपीसी की, तो एपीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी फुल फॉर्म होती है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। और सी लिखा है तो हम बोल सकते हैं साइक्लोसोम भी, हम इसको मतलब एक ही बात है, सी का मतलब साइक्लोसोम है। ओके, अब इसके हम थोड़े से इसके भी सब यूनिट होंगे, ऐसी बात तो नहीं है कि इसके सब यूनिट नहीं होंगे। और रिप्रेजेंट कहाँ होती है, तो आपकी जो है ये एपीसी सी जो है वो आपकी एक्टिव होती है फ्रॉम एनाफेज टू द एंड ऑफ द G1 फेज। यानी एनाफेज से लेकर एनाफेज से लेकर एनाफेज से लेकर G1 फेज तक ये प्रोटीन एक्टिव रहती है, यानी यूबिक्विटिनेशन करती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके सब यूनिट्स की, एपीसी के सब यूनिट्स की, तो एपीसी के भी 3 सब यूनिट होते हैं। पहला जो सब यूनिट है, ओ एक सेकंड, हाँ, पहला जो सब यूनिट इसका, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो पहला जो एपीसी का जो सब यूनिट है वो आपका सेम जस्ट लाइक वो है जो जो पहले था, यानी एपीसी टू। अब एपीसी टू क्या है, एपीसी टू, तो आपका जो एपीसी टू है वो एक स्कैफोल्ड प्रोटीन है, जस्ट लाइक स्कैफ में स्कैफोल्ड प्रोटीन क्या थी, क्लिन 1 थी, तो इधर एपीसी टू है। ओके, उसके बाद इधर एक है CDC20 और CDTH। ये क्या है, CDC20 और CDC20 क्या है, जस्ट लाइक एफ बॉक्स इन द केस ऑफ स्कैफोल्ड, इन द केस ऑफ स्कैफ में आपका जो एफ बॉक्स था वो एक रिसेप्टर बिहेव कर रहा था, और यहाँ पर एफ बॉक्स क्या है, CDC20 है। ओके, और यहाँ पर एक और डोमेन होता है जिसको मतलब APC11। और जो APC11 होता है वो क्या चीज़ होती है, तो आपका जो APC11 है ये एक बिहेव करती है रिंगर फिंग पोरेंट, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है। तो यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देखो, तो प्रोटीन डिग्रेडेशन यूबिक्विटिन की कौन सा टाइप है, स्कैफ और एपीसी। स्कैफ में 3 डोमेन है, SKP1, क्यूलिन 1, एफ बॉक्स, और G1 से M फेज में ये प्रेजेंट होगा। और जो एपीसी है वो आपका एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, ये एनाफेज से लेकर G1 फेज तक होगा। इसके 3 से यूनिट होते हैं, एक होता है APC2 जस्ट लाइक अ स्कैफो प्रोटीन इन द केस ऑफ स्कैफ, यानी क्यूलिन 1। CDC20 just like a F box. F box behaves like a receptor in the case of scaffold proteins. Here also the CDC20 behaves like a receptor. और APC11 behaves like a ring promoting complex, यानी रिंग बनाने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं CDK की, ये बात की मैंने भाई साइक्लिन की, अब CDK भी तो है। अब CDK के बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखो ना, CDK एक एग्जांपल के माध्यम से करेंगे हम। CDK नोन एज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यानी ये काइनेज करेगा, यानी किसी न किसी प्रोटीन को, टारगेट प्रोटीन को ये फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड करेगा और उसको एक्टिवेट करवाएगा। अगर मैं बात करूं इस एक एग्जांपल के माध्यम से, तो एक MCDK प्रेजेंट होता है सैक्रोमाइसिस पोमे में।
आपने सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस पढ़ा है। अब हम बात कर एग्जांपल ले रहे हैं सैक्रोमाइसिस पोमे के, ये भी सैक्रोमाइसिस की एक टाइप है यानी स्पीसीज है, सैक्रोमाइसिस पोमे। जो सैक्रोमाइसिस होता है, ठीक है, सैक्रोमाइसिस POMBE पोमे, इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें एक एम साइक्लिन होती है, एक एम साइक्लिन है कि एक प्रोटीन होती है, ठीक है, यानी CDK होता है। वो किससे बना होता है? वो साइक्लिन 13 और CDK 1 ऐसा बना होता है। इसको हम बोलते हैं एम साइक्लिन CDK। ये जो है ये आपका इन केस ऑफ सैक्रोमाइसिस पोमे में प्रेजेंट होता है। तो इसका इन्हिबिशन हो रहा है, ठीक है, यानी हम कर रहे हैं, देखो हमने कंट्रोल देखना था, हमने साइक्लिन का देख लिया, हम CDK का भी देखेंगे। तो CDK तो ऐसे तो काम कर ही रहे हैं, हमने देखा कि इन्हिबिशन कैसे होती है, हमने वो देखना है, ठीक है। तो जो एम साइक्लिन मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, एम साइक्लिन क्या होता है, ठीक है। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो आपका ये साइक्लिन है यानी CD से 13 है, और यहाँ पे CDK जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये CDK है और ये आपका साइक्लिन है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर एक इनहिबिटरी प्रोटीन आई, इनहिबिटरी प्रोटीन का जो नाम है वो है B1, WEE1, ठीक है। यार अच्छे से नहीं लिख रहा यार, एक सेकंड, ऊपर लिखता हूँ WEE1 V1। और जो B1 है उसका जो फुल फॉर्म है वो होती है CDK इनहिबिटरी काइनेज, यानी CDK को इनहिबिट करेगा। ये क्या करेगा? CDK को इनहिबिट करेगा। इनहिबिट पता नहीं क्या होता है? उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करेगा। अब ये करेगा कैसे? यहाँ पर देखो, दोबारा हम वही स्ट्रक्चर बनाते हैं जो CDK का स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, उसको हम दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पर आपका साइक्लिन है और इसके नीचे यहाँ पर जुड़ा हुआ है CDK, ठीक है। तो ये B1 क्या करेगा? ये इसकी 15वीं पोजीशन पर, 15th पोजीशन पर फोस्फेट ग्रुप अटैच करवा देगा। बस ये सिंपल करेगा। इसने 15वीं पोजीशन पर एक फोस्फेट ग्रुप अटैच करवा दिया। ओके, किसने? B1 में। अब आपने एक चीज नोट की होगी, आपने बोला कि सर यहाँ पर आपने बोला कि 15th पोजीशन पर P यानी फोस्फेट ग्रुप अटैच करवा दिया B1 में। आप फोस्फेट तो एक्टिवेट करता है, फोस्फेट तो किसी भी चीज़ को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर जो फोस्फेट अटैच हुआ है इसको बोलते हैं इनहिबिटरी फोस्फेट। क्या बोलते हैं? इनहिबिटरी फोस्फेट। क्योंकि हमें नहीं चाहिए था ये, CDK खुद एक काइनेज है, अगर हम काइनेज को ही हम फोस्फेट दे दें तो वो इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? इनहिबिटरी काइनेज, यानी अभी इनहिबिटरी प्रोटीन का काम कर रहा है। ये इनहिबिटरी फोस्फेट है। जैसे ही B1 ने 15th पोजीशन पर, वो 15th पोजीशन पर कौन से रेजिड्यू पर किया, आपको ये भी पता चाहिए कौन से अमाइनो एसिड पर किया। तो टायरोसिन अमाइनो एसिड पर किया इसने। किस पर किया? यहाँ से मैं लिख रहा हूँ TR या TRY दिख लेना क्या होता है। आई थिंक TRY होता है, TR टायरोसिन। तो टायरोसिन पर इसने फोस्फोराइलेशन कर ली भाई 15th पोजीशन पर, और हमारा साइक्लिन CDK हो गया भाई इनहिबिट हो गया। अब क्या होगा? एक बहुत प्यारी प्रोटीन है जिसका नाम है, यहाँ पर आप देखना है, यहाँ पर कॉक CAK CDK, इसकी फुल फॉर्म क्या है? CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। क्या फुल फॉर्म इसकी? CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। यानी अब क्या करेगा? ये CDK को एक्टिवेट करेगा। अब कैसे करेगा? दोबारा स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। ये साइक्लिन जुड़ी हुई है, ये CDK जुड़ा हुआ है, ये 15th पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? फोस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपको पहले बता दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखना आप, ये कॉक क्या करेगा? कॉक CAK होता है साइक्लिन एक्टिवेटिंग काइनेज। ये 161 पोजीशन पर फोस्फेट ग्रुप अटैच करवा देता है। बट ये कैसा फोस्फेट ग्रुप है? एक्टिवेटर, नॉट इनहिबिटर। ये इनहिबिटर नहीं होगा, ये क्या होगा? एक एक्टिवेटर होगा। किस पोजीशन पर आया? 161 पोजीशन पर फोस्फेट ग्रुप अटैच करवाया। और यहाँ जो फोस्फेट ग्रुप है वो एक्टिवेटर है, ठीक है, नॉट इनहिबिटर इन द केस ऑफ प्रीवियस। पिछला जो इनहिबिटर था ये एक्टिवेटर, क्योंकि ये कॉक ने प्रोवाइड किया, वो B1 ने प्रोवाइड किया था। अब इसने क्या कर दिया? 161 पोजीशन पर फोस्फोराइलेशन करवा दी। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, वहां पर टायरोसिन में करवाई थी, इधर क्या किस रेजिड्यू पर करवाएगा? ये आपका करवाएगा
सलाइन पे करा सकता है या थ्रियोनिन पर, तो जनरली ये थ्रियोनिन पर करवाता है, ठीक है, TH थ्रियोनिन। ओके, तो जनरली ये थ्रियोनिन पर यहाँ पर आपकी फॉस्फोराइलेशन करवा देता है, एक्टिवेशन करवा देता है। बट आपको याद रखना है ये अभी भी ये एक्टिव नहीं हुआ है। एक्टिव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर 15th पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है भाई, 15th पोजीशन पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब तक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव नहीं होता हमारा CDK एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक और हमारा एक हम बोल सकते प्रोटीन है जिसको बोलते हैं CDC25। अब CDC25 क्या करेगा, ये हम दोबारा स्ट्रक्चर बना देते हैं हम। वैसे ही यहाँ पर साइक्लिन है, CDK जुड़ा हुआ है, साइक्लिन C और CDK1, ठीक है। और CDK 161 पोजीशन पर भी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और 15th पोजीशन पर भी आपका फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और ये अभी इनएक्टिवेट है। जैसे ही हमने इधर CDC25 डाला, CDC25, तो क्या होगा, यहाँ से हमारा साइक्लिन और CDK, तो यहाँ CDK से 15 वाला ये हमारा फॉस्फेट ये रिमूव हो जाएगा, ये याद रखना, ये वाला इधर से रिमूव हो जाएगा, ऐसे कट हो जाता है इधर से, ठीक है। और हमारा ये तो पहले से एक्टिवेटर था, तो हमारी साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स है, ये काम करेगा, यानी ये एक्टिव हो जाएगा। सिंपल बात है। अब ये था सिंपल एक मैकेनिज्म CDK का। अब CDK का दूसरा मैकेनिज्म क्या बोलता है, ठीक है। इन्वर्टर की हम बात करें, एक हमने पढ़ लिया। दूसरा होता है CKI। CKI, अब CKI क्या चीज़ है? CKI एक CDK काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन होता है, ठीक है। यानी CDK नाम से आपको पता लग रहा है CDK यानी CKI यानी CDK इनहिबिटरी प्रोटीन्स, यानी CDK को इनहिबिट करने वाली प्रोटीन्स। अब ये दो टाइप के होते हैं, CKI भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कीप फैमिली और एक होता है आपकी इंक फैमिली। एक होती है कीप फैमिली KIP, ठीक है, KIP की फैमिली। एक होता है आपकी इंक 4 फैमिली, इंक 4 फैमिली। अब दो मैंने आपको बता दिए हैं, एक मैंने आपको बताया कीप 4 फैमिली और एक होता है आपका इंक फैमिली। तो हम सबसे पहले सिंगल एक की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे की, ठीक है। हम पर सबसे पहले कीप की बात कर लेते हैं, ठीक है। कीप 4 फैमिली के स्टार्ट होता है, कीप 4 से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। KIP कीप फैमिली। पहला आपका जो पॉइंट लिखना है कीप फैमिली में, तो कीप की फुल फॉर्म क्या होती है उससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा। कीप की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन। काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन यानी ये जो भी जितने भी काइनेज होते हैं उन सभी को इनहिबिट कर देगा। अब काइनेज कौन कौन से होते हैं मैंने आपको पहले बताया है, आपको याद होना चाहिए CDK। कौन काइनेज क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यानी CDK कौन सा? CDK साइक्लिन D, CDK साइक्लिन E, CDK साइक्लिन A, CDK साइक्लिन B। ये चारों की क्या करेगा? इनहिबिशन करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, कीप फैमिली और इंक 4 फैमिली में। अब कीप फैमिली का पहला पॉइंट याद रखना आपको, कीप फैमिली सभी को इनहिबिट करती है, साइक्लिन D को भी, साइक्लिन E को भी, साइक्लिन A को भी और साइक्लिन B को भी, ठीक है। अब ये रेगुलेशन में आएगा, साइकिल की रेगुलेशन पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको कीप फैमिली में, कि जो कीप फैमिली है उनके कौन कौन से मेंबर हैं। मेंबर तो याद रखो, क्योंकि फैमिली है तो मेंबर तो होंगे होंगे। इसके जो कीप फैमिली के मेंबर हैं वो है P21, P27, P57, ठीक है। P21, P27 और P57 ये मेंबर हैं कीप फैमिली के। अब एक और पॉइंट आपको याद रखना है कीप फैमिली का, कि आपका ये इनहिबिशन करता है, जो मैंने आपको सभी काइनेजेस बता दिए हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन आपको फिर में आपको याद रखनी है। तो ये आपको दो तीन पॉइंट आपको याद रखना है कीप फैमिली के। अगर मैं बात करूँ इंक 4 फैमिली की, ठीक है, तो ज़्यादा माइन्यूट सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप सोचोगे कि बहुत हैवी डिफरेंस बता दी सर आपने, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। कीप हो गया ना, इंक पढ़ेंगे हम, ठीक है। इंक इंक रुको, हाँ, इंक INK, इंक 4 फैमिली।
ये आपकी एक CKI की टाइप है। CKI क्या होता है? AMI फैमिली आपका CKI होता है CDK इनहिबिटर प्रोटीन, यानी CDK को इनहिबिट करने वाले प्रोटीन, उसका एक टाइप है इंक 4 फैमिली। इंक 4 फैमिली करती क्या है, पहले आप इसका नाम याद रख लो, इंक इंक इनहिबिशन यानी इनहिबिटर ऑफ CDK4 या CDK6, यानी ये CDK4 या CDK6 को ही इन्विट करेगा, बाकी को इन्विट नहीं करेगा। अब आप सभी को पता होगा CDK4 और CDK6 किसके साथ किस साइक्लिन के साथ बाइंड होता है और कहाँ बाइंड होता है, आपको याद होगा, मैंने आपको पीछे बताया मैंने। तो ये साइक्लिन डी और CDK4/6 बाइंड होते हैं ये G1 में। तो ये इस कॉम्प्लेक्स को इन्विट कर देगा, यानी G1 से S फेज में ट्रांसफर नहीं होगी भाई, क्योंकि G फेज में जो साइक्लिन है ना, जिसने कुछ करवाना होगा वही नहीं करवा पाएगा। सेल साइकिल होगी नहीं हमारी, क्योंकि इंक 4 फैमिली ने सब कुछ कर दिया, इन्विट कर दिया है। अब इसके मेंबर भी तो होंगे कोई ना कोई, इसको जो मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आ जाते हैं कई बार। वो जो मेंबर हैं वो होते हैं हमारे पास P15, P16, P18, P19, याद रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, आई थिंक सफिशिएंट होगा। कल हम करेंगे कंट्रोल ऑफ DNA डुप्लीकेशन इन S फेज, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट आपका रोल ऑफ M साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, ओके, M फेज में क्या रोल है CDK का। उसके हम पढ़ेंगे सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, जिसमें आपके चेक पॉइंट्स हम एग्जाम्पल देखें, एक P53 और एक RB का हम एग्जाम्पल लेंगे। उसके बाद हम करेंगे DNA डैमेज पाथवे, जिसमें ATR और ATM पाथवे चलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ P53 इन सेल साइकिल, और उसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन यानी माइटोसिस और मेयोसिस की। तो ये अपकमिंग लेक्चर होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके आपको इस वीडियो को शेयर करना है। नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।